बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बज़रिया वीडियो लिंक सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुतल्लिक अमूर पर इजलास की सदारत की। उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम करने की हिदायत भी की। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला किया और इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। वह अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही इजलास से भी खिताब करेंगे। बड़े अहम दिन है जी। और उसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये गज़ा के हवाले से तो मैं भी बात करता हूँ। एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली पिछले चंद मिनटों में, आप समझ लें, ब्रेकिंग हम इसको कर देते हैं। अचानक स्टीव विटकॉफ कतर और बाकी जो मीडिएटर्स थे उनकी तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को एक हंगामी तौर पे ख़त मौसूल हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जो कि 2 रियासती, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ख़त मिला है हमास की तरफ से कि हम 60 दिन की जंग बंदी पे फौरी तौर पे तैयार हैं और आधे यरगमाली हम इसराइल के छोड़ने जा रहे हैं अभी, और आप 60 दिन की जंग बंदी पे हम तैयार हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको ये ख़त जो है वसूल हुआ है अब से कुछ देर पहले। और अभी जो इजलास शुरू होने लगा है जिसमें बाकी ममालिक, कई ममालिक जो हैं वो मज़ीद फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और ये जो इजलास है ये यानी मंगल का जो रोज़ है, कल से बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन शुरू हो रहा है। और आज जो है वो इजलास, ये इजलास हो रहा है जो कि फ़्रांस और सऊदी अरेबिया ने मुश्तरका तौर पे कॉल किया था 2 रियासती हल के लिए, जिसको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हमने कहा था। अब इसमें जो है ये उस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से पहले ये तय हुआ था, सारा तय हो गया था कि ट्रंप उसको वीटो नहीं करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से तोड़ी गई है। ठीक है, ये था कि ये जब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आएगा तो उससे पहले पहले बहुत सारे मामलात हो जाएंगे। काफ़ी महीनों से बात चल रही थी, दरमियान में नेतन्याहू ने कतर पर अटैक किया और सारी जो पूरी सूरत हाल उसके नतीजे में तब्दील हो गई। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन तो वहाँ पे होंगे, लेकिन जो सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, वो वीडियो लिंक पे इजलास से भी खिताब करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, इसी दौरान मैं अभी गज़ा पे वापस आता हूँ, लेकिन एक और बहुत तारीख़ी वाक़या हो रहा है साथ ही, जिसको मैं नहीं चाहता कि हम जब अभी मशरिक़ वस्ता की या बाकी मामलात की बात करें तो ये बात ज़रा साइड पे रह जाए। और तो मैं अभी गज़ा पे वापस आता हूँ, फ़लस्तीन पे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक नई तारीख़ आज और भी लिखी गई है। और वो ये लिखी गई है कि चाइना से आर्कटिक के थ्रू पहली शिपमेंट्स बरतानिया, यूरोप, नीदरलैंड्स, यूरोप पहुंच गई हैं। चाइना, ये पूरा जो था ना एक बहुत लंबा रास्ता कि जी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और इंडियन ओशन और फिर सुइस कैनाल और फिर रेड सी, और यहाँ से गुजरते गुजरते चाइना जो है वो जाता था यूरोप तक। चाइना जो है वो आर्कटिक के थ्रू डायरेक्ट आर्कटिक, और मैं हमेशा ये बात कहता था कि ये यूक्रेन की जंग में ध्यान में रखें। अब रशिया तो नहीं कर रहा यूरोप के साथ तिजारत, पाबंदियाँ, लेकिन चाइना को रशिया ने जगह दे दी है और चाइना की मसनूआत बराह रास्त लैंड होनी शुरू हो गई हैं यूरोप में। ये बहुत तारीखी दिन इसलिए है क्योंकि इसमें नहर सुएज, इसमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इसमें रेड सी, इसमें उसे कतई ना सबसे हट के चाइना यूरोप के साथ डायरेक्ट हो गया। चाइना यूरोप के साथ डायरेक्ट हो गया और कई दिन और कई माइल्स जो हैं वो इसकी आप समझें कि कॉस्ट भी कम हो गई है और इसमें यानी कई हज़ार मील जो हैं वो
रास्ता भी कम हो गया है, ख़र्चा भी कम हो गया है चाइना, और चाइना लैंड कर गया यूरोप के अंदर। अब जो द टाइम्स है, द टाइम्स मुस्तनद तरीन जरीदों में से, उसने इसको बड़ा एक खूबसूरत आर्टिकल, इस बड़ी खबर है, 33rd चाइना पायनियर्स कमर्शियल रूट टू यूरोप वाया आर्कटिक। ये आप जहन में रखें, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि ये जो भी 40 दिन जो है ये आधा हो गया कंटेनर जो है, ये इस्तांबुल ब्रिज इनका नाम, ठीक है ना, इस्तांबुल ब्रिज के नाम से जो चाइनीज़ कंटेनर है वो 40 से आधे दिनों में वो पहुंचेगा। नया चैप्टर लिखा गया है ग्लोबल शिपिंग में। वो जिस ज़माने में जी आते थे ना ये जो यूरोप से कॉलोनाइजर्स, तो ये तो पूरा वो ढूंढते ढांढते जनाब ये कोई साउथ अफ्रीका से क्रॉस कर रहे हैं, कोई ये इंडियन ओशन क्रॉस कर रहे हैं, और ये तो अब ये करते करते जो है ये पहुंचते थे चाइना, और फिर सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन और जो भी कुछ वहाँ पे कॉलोनाइजर्स ने किया, चाइना आर्कटिक से पहुंच गया। ये एक हिस्टोरिकल दिन है कि चाइना आर्कटिक से यूरोप लैंड कर गया, और जगह आर्कटिक का तो रशिया है, उस तरफ तो रशिया है, इधर ग्रीनलैंड है, इधर जो है वो कनाडा है, चाइना तो नहीं है। तो किसने जगह दी? रशिया ने जगह दी कि आप दरमियान में आइस ब्रेकर्स के थ्रू निकलें, और यहाँ से निकल के चाइना का आर्कटिक में नहीं है, बॉर्डर चाइना का नहीं है। तभी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते थे कि मुझे ग्रीनलैंड दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो फिनलैंड और ये सारे मुल्क हैं थोड़े थोड़े से, अगर आर्कटिक का मैप हम देखें, और बहुत बड़ा रशिया है, लेकिन चाइना उसमें से चाइना गुजर के पहुंचा है यूरोप तक, क्योंकि रशिया की तो तिजारत पे पाबंदियां हैं, ईयू की, तो चाइना ही सही। तो इसे हिस्टोरिकल डे कि चाइना आर्कटिक के थ्रू यूरोप तक पहुंच गए। कोई और मुल्क इस तरह से जो है ये रास्ता, इतना शॉर्ट रास्ता जो है वो इख्तियार करके इतनी तेज़ी के साथ वो आगे नहीं पहुंच सकता। और इसको फिर ग्लोबल टाइम्स ने 32nd अगर देखें तो, सॉरी 34 देखें, 34 शीशियांग टू यूके, वर्ल्ड्स फर्स्ट चाइना यूरोप, वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंसानी तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है, चाइना यूरोप शिपिंग रूट वाया आर्कटिक ओशन ऑफिशियली लॉन्च्ड। चाइना यूरोप यूके, ये दरमियान में नीदरलैंड में इधर रुकते ये ब्रसल्स, इधर उधर मुख्तलिफ बंदरगाहों पे रुकते चाइनीज़ सामान उतर रहा है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी उतर रही है, चाइना यूरोप जो है ना, मैं ये बात जो जिस हाल में पहुंचा दिया है ना यूरोप को इनकी जंगों ने, अब मुझे लगता है कि वेस्ट की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का स्टार्ट हो रहा है। वेस्ट की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का स्टार्ट हो रहा है। तो चाइना बहुत सस्ता, बहुत कम कीमत पे इस वक्त उनके पास, चूंकि माशी तौर पे प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हो सकता है कि रशिया चाइना को ऑयल दे और चाइना उनको दे दे। वो डायरेक्ट रशिया से नहीं कर सकते ना, तो रशिया उधर दे, उधर से वो उधर दे, वो क्योंकि चाइना से उलझने का कोई मूड नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, ठीक है। तो अब यह है कि ये एक बड़ा तारीखी दिन है। दूसरा यह है कि इनके कोई एक बहुत ही अजब सा शख्स है इसराइल का, वैसे तो सारे अजीब से हैं। एक जो इनका बंदा है बुरास तोबरोस्कवी, वो इनका मेंबर पार्लियामेंट है, तो उसने ताइवान का दौरा किया है, ताइवान का दौरा किया। मैंने इस तरह की स्टेटमेंट बहुत कम देखी है चाइना की तरफ से। ये चाइना की मतलब जाहिर है कि स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको अंदाज़ा होता है कि ये कैसे ड्राफ्ट हुई है, और ख़ासतौर पे चाइना, अमेरिका, इन मुल्कों की जो है ना, ये पढ़ के आपको किसी भी मुल्क की, इंडिया, पाकिस्तान, जो फॉरेन ऑफिस का इलामी होता है ना, एम्बेसीज का, ये बड़ा। तो अगर फर्स्ट लाइट हम देखें, चाइना ने उस पर रिएक्ट कैसे किया है, चाइनीज़ एम्बेसी इन इसराइल, मैंने पूरा पढ़ा इसको, तो आखिरी 2-3 लाइन्स पे मैं ज़रा थोड़ा सा मतलब ये मुझे ये ज़बान जो है, ये लैंग्वेज यूज़ हुई है इसमें चाइना की तरफ से इसराइल के उस
मेंबर पार्लियामेंट जो ताइवान का दौरा करके आया था और वहाँ जाके मिला, उनके सदर से भी मिला ताइवान के, वहाँ पे उसने जाके जो है वो बड़ा जोर दिया कि जी आप आएँ और हम आपको मान लेंगे और फलां करेंगे और ये करेंगे, और उसने दौरा, बड़ा प्रोटोकॉल मिला ताइवान का। अब ये जो है ना वो जी आगे से ये जो चाइना की प्रेस रिलीज दोबारा देखें, वो ये कहते हैं कि हिज पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हैज़ बीन कम्प्लीटली इरोडेड एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल टू रिप्रेजेंट द अदर्स। वी एडमोनिश दिस MK, यानी ये जो पार्लियामेंट का रुकन है, नॉट टू डिल्यूड हिमसेल्फ दैट he can harm China's core interests and national sentiments of Chinese people without paying a price. Without paying a price. If it doesn't reign in the brink of the precipice, he will fall and be shattered to pieces. गिरेगा और टुकड़े हो जाएंगे उसके, अगर उसने अपने आप को नहीं संभाला। अगर उसने अपने आप को नहीं संभाला तो वो गिरेगा और उसके टुकड़े हो जाएंगे। ये जो आया है इसराइल से बंदा, क्योंकि आपको पता है ना चाइना ने और रशिया ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है फ़लस्तीन के बारे में जी। तो इन्होंने पहले तो एस्टोनिया में कल इन्होंने एक चांद मारी की कोशिश की कि हम एस्टोनिया के साथ हैं, फलां डिमाकना, और ये आर्टिकल 4 को रिवोक करें। इनके सार ने जो ट्वीट किया था कल एस्टोनिया के ऊपर, वैसे उनका एक हंगामी इजलास आज भी हो रहा है। ट्रम्प में इंटरेस्टेड नहीं है यूरोप की कोई हेल्प करने में इस वक्त। लेकिन यह है कि जो उसने ट्वीट करके पहले तो नेटो में घुसा, फिर इनका एक बंदा ताइवान पहुंच गया। अब जनाब उसकी जो प्रेस रिलीज है उनकी, उसके आखिरी वर्ड्स हैं शैटर्ड इनटू पीसेस, हम टुकड़े उड़ जाएंगे इसके, ये अगर अपनी इसने हदूद क्रॉस की इस बंदे ने, इसराइल के बंदे ने। मैंने इतनी सख्त ज़बान चाइना की बहुत कम देखी है जी। और इसको फिर वहाँ का जो मीडिया है, यरूशलेम पोस्ट, 4th चाइनीज एम्बेसी इन इसराइल वॉर्न्स MK आफ्टर ताइवान विजिट, ही विल फॉल and be shattered to pieces. He will fall and be shattered to pieces. Chinese embassy in Israel. अच्छा, अब ये जो है ये इसी तरह से उनका दूसरा जो मीडिया है वो अच्छा, ताइवान टुडे ने इससे पहले कहा था प्रेसिडेंट जो स्वाई 6th रिसीव्स इजरायली पार्लियामेंट्री डेलीगेशन वगैरह वगैरह, बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर उन्होंने प्रेस रिलीज आई थी ताइवान की, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान 7th, कि ये प्रेसिडेंट लाई मीट्स इजराइल ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंड, ये वो बॉस तो वगैरह वगैरह, वो बड़ा अच्छा वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से वो दिया सारा। लेकिन ये है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं 5th, इससे आपको चाइना की पोजीशनिंग का अंदाज़ा होगा। 5th अगर देखें, चाइना इशूज थ्रेट, एक मीडिया ग्रुप ये कह रहा है कि थ्रेट इसराइली लॉ मेकर ओवर ताइवान विजिट विल फॉल एंड शैटर इनटू पीसेस। अच्छा, ये तो इनकी एम्बेसी ने दी है ना, लेकिन ग्लोबल टाइम्स आगे से इसराइल को जो एक पूरा ऑपेड है, चाइनीज एम्बेसी 8th इन इसराइल स्ट्रांगली कंडेम्स, उनका जो पार्लियामेंट का मेंबर है उसके वर्ड्स और एक्शंस और ये कहा है उसने वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात ये नहीं है कि उन्होंने कंडेम किया, असल बात ये है कि उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, गिरेगा एंड ही विल बी शेडेड इनटू पीसेस। ये ताइवान की तरफ आए, वन चाइना है और यहाँ हमारी हदूद में आइंदा कोई कदम ना रखे। स्टेट चाइना की जो चाइना की और जो है ना प्रेसिडेंट पुतिन की बात को भी हम सीरियस लेते हैं, लेकिन जो चाइना की बात होती है ना, वो फिर चाइना बहुत कम बात करता है और एक स्टेट बात करता है जी। और एक एक लफ्ज़ उनकी जो एम्बेसी का आता है किसी का, वो जाहिर है कि पूरी जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी और रूलिंग पार्टी और अप्रूव होकर आता है। शैटर्ड इनटू पीसेस अगर ताइवान की तरफ आए आइंदा। और दूसरी बात यह है कि आज उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है पैलेस्टाइन के ऊपर। ये जो आज अभी इजलास थोड़ी देर में शुरू होना है, साथ ही वो यूरोप पहुंच गए हैं, उस यूरोप में जहां पर यूरोप के कई मुल्क आज फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। और इसी दरमियान हमास की तरफ से फिर एक चांस आ गई है।
मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार कि अचानक वही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साइड में कहा होगा कि यार एक पतली गली का रास्ता निकाल के रखो, ये सारे मरवाएंगे। ये नेतन्याहू वो पिछली स्टीव वित्कॉफ तो लगा रहा है उधर से कहीं से लेटर एन मौके पे लिया, तो एन मौके पे शुरू होने वाला है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पहुंच गया कि अच्छा वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा सबको रिहा करो, फौरी सबको रिहा करो। वो कहते हैं हम सबको रिहा करने को तैयार हैं, मगर मसला ये कि सिक्योरिटी अंदर के। तो अब वो उन्होंने कहा कि वो अच्छा सब बाहर निकल जाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा सब बाहर निकल जाएं और आधे हम छोड़ दें, तो इसराइल की तो फौज अंदर बैठी हुई है, तो फिर सिक्योरिटी कौन करेगा? बाकियों को जो है वो यरगमालियों को नेतन्याहू गोद में लेके झुंझुना खिलाएगा, उनको क्या करेगा? तो बाकी हम कैसे छोड़ के नहीं जाए? बाकी यरगमाली तो या तो एक में कर लो, एक किस में कर लो, या ये है कि मतलब जैसे करना है कर लो, ख़त्म ही मिला है। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान में रखें, जंगें भी और होंगी, जंगें अभी और होंगी और अचानक होंगी बदकिस्मती के साथ। देखें ना, जैसे अचानक बैठे बैठे ये ईरान, अमेरिका ईरान, अचानक पता चला आपको कि ये पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसको पाकिस्तान कंडेम कर रहा है, और उधर से इंडिया ने जारियत का मुजाहरा किया। जो कुछ बाद में हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तो ये जो पैनिक है ना, इस पैनिक में जिसमें ताइवान को तो फेंक दिया ना बस के नीचे, उसको तो फेंक दिया। ताइवान को तो कोई मतलब है कि वो उनके एड भी ख़त्म कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, और नाकाबिल तलाफ़ी। मैं देखें ये बात ना तंज़ में कर रहा हूँ ना तनकीद में कर रहा हूँ, लेकिन मोदी सरकार ने भारत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दिया। ये बड़ी मुश्किलों से चीज़ें होती हैं, ये जो होती हैं ना पॉलिसीज़, ये ग्रीन कार्ड पॉलिसी बनेगी, लोग तैयारी करते हैं, अच्छा जी फैमिली जाएगी, पहले एक बच्चा जाएगा, फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर ये होगा, बाजारों के कैरियर फैमिलीज ख़त्म, उनके एक पूरी, और ये दोबारा थोड़ी आते हैं इस तरह के लॉज, ये बड़े लॉबीज बड़े साल लगते हैं जनाब ये बनने में, ये किस तरह वो कैसे होगा, क्या होगा। तो ये जो है ना, ये H1B वीज़ा पे एक प्रॉपर इनको नरेंद्र मोदी को मेरे ख्याल से आई डोंट नो, शायद रिज़ाइन कर दें, शायद हुकूमत छोड़ दें या गिर जाए उनकी हुकूमत, क्योंकि अब वो मैं नहीं समझता कि वो किसी तरह से भी, बाकी नारे वारे मंत्रा वो चलाते रहें अपना, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पर इस खत्ते में कोई झड़प हुई तो ये जहन में रखें कि वो उन्होंने 5 फ्रंट खोले हुए हैं। अब 2.5 फ्रंट और 2 फ्रंट नहीं है, अब ये 5-6 फ्रंट, ये जितने भी फ्रंट्स हैं उतनी ये जंग फैल सकती है। ये मैं कोई धमकी नहीं, असेसमेंट दे रहा हूँ कि ये अब वो, क्योंकि ये लफ्ज़ उन्होंने ही बनाया था 2 फ्रंट 2.5 फ्रंट, तो अब ये 2 या 2.5 नहीं, अब ये ऑल आउट सारे ही फ्रंट हैं, चारों तरफ जिधर देखूँ। एक ही नहीं का बड़ा अच्छा सा गाना है दिन में आ गया इंडिया, तेरी सूरत नज़र आती है, वो चारों तरफ जो है वो एक ही किस्म के फ्रंट्स हैं, वो नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर उधर। और गलती क्या, आपने सार्क छोड़ा, आपने सार्क छोड़ा, आपको उसमें सारे इशू डिस्कस होते थे सार्क में, आपको पता है, उसमें मईशत, टेररिज्म, कोऑर्डिनेशन, कैसे सारे के सारे इश्यूज, लेकिन नहीं हम नहीं करेंगे चले जी। और बद से बदतर हालात हो ना अगर, तो भी आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क रहता है, आप कहते हैं यार चलो इस मौके में मिल लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खत्म। अच्छा, इसी तरह से ये जो अभी मुझे इसमें पाकिस्तान, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, फॉरेन ऑफिस इस पर कोई बात कर सकता है या बाकी लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितना देखा ये बगराम एयरबेस को जितना मैंने फॉलो किया इतने सालों में, ये बगराम एयरबेस के ऊपर वो थ्रेट कर दिया ट्रम्प साहब ने। अच्छा, अगर तो बात करते हैं ना कि बातचीत हो रही है, वो थ्रेट कर दिया डायरेक्ट, चाइना के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी, चाइना के लिए आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने दरमियान में पूरी कोशिश की, हमारा तो पड़ोस था, तो मुझे याद है कि यहाँ मरी में भी मीटिंग्स की हुई थी कुछ, उसके बाद भूरबन में भी मीटिंग्स हुई थी, उसमें अमेरिकन्स भी थे, चाइनीज़ भी थे, वहाँ से जो अशरफ गनी गवर्नमेंट के लोग थे वो भी आए थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स आए थे, तालिबान भी आए थे भूरबन में, मरी में। उसके बाद ये था कि नहीं जी इसको यहाँ से पाकिस्तान से बाहर ले जाएं। बाद में पाकिस्तान किसी चीज़ का जामिन नहीं है, इनमें से किसी चीज़ का जामिन नहीं है। दोहा एग्रीमेंट जो हुआ है वो, उसमें तो ये हुआ है ना कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, अगर तो यह दोहा एग्रीमेंट में, तो ज़मीन तो इस्तेमाल हो रही है। अगर दोहा एग्रीमेंट में ये बात है तो ज़मीन तो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और अगर ये, और पाकिस्तान उसके जामिन नहीं है, मतलब उसकी कोई जमानत देता है ना, जामिन जिसके साथ किया था वो तो उन्हीं दिनों में जब ये मुआहदा होता, मैं कह रहा था मुआहदा नहीं बनेगा, ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि जाहिर है कि मैं कहता जी शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे होते थे, तो
तो मैं खुद भी वहाँ दुआ गया, इनके मुज़ाकरात देखे सारे, सब उनकी पार्टी और दुनिया की कौन सी एजेंसी है जो वहाँ नहीं घूम रही होती थी और कौन सी एजेंसी है जो अफगानिस्तान में नहीं थी। तो बात सारी ये है कि इनको ये था, और पाकिस्तान का तो उसमें ये था कि जी वाहिद पॉइंट अच्छा ये है कि दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी सरजमीन, तो एक पुरसकून सा मुल्क बनेगा। इतना ही पाकिस्तान का इंटरेस्ट था, तो वो तो ख़त्म हो गया, चाहे वो जिस मुल्क के साथ भी हो। तो अब ये कैसे है, वो बगराम एयरबेस और पाकिस्तान उसकी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ एक कंसर्न है, पाकिस्तान का सिर्फ, हमेशा कहता हूँ जो मैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो डेफिनेशन मेरे जहन में आती है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स से जितना देखा है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है पाकिस्तान की, ये नहीं कि अफगानिस्तान हमारा सूबा बनेगा फलाना, लोगों ने अपनी अजीब अजीब बातें कर दी। अब ये इंडिपेंडेंट मुल्क है, आज़ाद मुल्क है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब ये था कि अफगानिस्तान की सॉइल हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि ये जब से पाकिस्तान बना है तब से हो रही है जी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें ये जगह हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। ये उसकी काफ़ी लोगों से डिस्कस करने के बाद, बहुत लोगों से मेरी बात हुई, तो मैं जो आखिर में समझ में आया वो ये कि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि आपने जो है वो आपके खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल हो। अगर आपके खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वो जो पिछले 1947 से ही हो रही है, तो एनीवे, तो अब ये कि अफगानिस्तान के लोगों ने खुद फैसला करना है, और मैं अभी भी दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो एक ऐसा फैसला करेंगे जहाँ पर वो आगे जाएंगे। देखिए 60 सालों के बाद, 60 साल, आफ्टर 70 ईयर्स कोई बंदा जो है वो इनका कोई सीरियन लीडर जो है वो कोई अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने जा रहा है 60 साल के बाद। अहमद शरा जी। इससे पहले 1967 में, यानी बशार उल असद के आने से पहले जो है वो सीरियन प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने खिताब किया था अक़वाम मुत्तहिदा की जो है वो जनरल असम्बली से। यानी 67 के बाद ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जी कोई बंदा जो है वहाँ पे वो खिताब करने जा रहा है। नूरुद्दीन अल अतासी ये जो हैं, ये इनको जब फ़ौजी बगावत हुई थी, हाफिज़ उल असद इनके वज़ीर दिफा थे 1970 में। ये 67 में आखिरी दफ़ा सीरियन कोई लीडर गया था अक़वाम मुत्तहिदा। 60 साल से कोई नहीं गया। 60 साल बाद अहमद शरा जा रहे हैं, सीरिया का पहला प्रेसिडेंट है जो UN जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नूरुद्दीन अल अतासी थे, इनको तख्ता उलट दिया इनका वज़ीर दिफा ने, और इनको अरेस्ट कर लिया, और इनको उसके बाद जो है वो कोई मेरा ख्याल है कोई 32 साल या 22 साल या कितने साल की इनको सज़ा हुई। फिर जेल में ही इनको 1992 में शायद इनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम्स हुए, फिर इनको पहले लोकल ट्रीटमेंट्स हुई, फिर फ्रांस इनको भेज दिया गया कि जेल में इनकी डेथ ना हो जाए। बहरहाल ये फ्रांस गए और वहाँ पर फिर इनकी डेथ हो गई 92-93 में, ऐसे कोई 90 की तिहाई में। मैं आपको सिर्फ भी बता रहा हूँ कि अहमद शरा 60 साल के बाद जो है, अगर वो जा सकते थे तो यहाँ से कितना अच्छा होता कि तालिबान के लोग सारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सारे मिल रहे हैं, बैठे हैं। मतलब भैया आप लगे मस्जिद ब्रिगेड, खुदा का BLA, मतलब अब मैं क्या बात करूँ। तो बात ये है कि वो इतना दुनिया साथ देती इस वक्त कि ये बहुत आगे, ये इनको तो ज़्यादा अरसा हो गया ना, ये तो 2021 से, लेकिन वही चक्करबाजी के वही जनाब उसी में लगे हैं। वो उधर से वो अहमद शरा जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है, तो अब हमास की तरफ से ये बात गई है कमिंग बैक टू फ़लस्तीन, और यहाँ पे देखें मोंटेविडियो कन्वेंशन एक है, अगर मैं सही तरह से उसको स्पेल कर रहा हूँ। मोंटेविडियो कन्वेंशन जो है ये बयान करता है, ये 1933 में ये हुआ था, और वो जो है ना रियासत की तारीफ इस तरह से बयान करता है कि जी अगर कोई मुल्क जो है ये अगर हम थर्ड इसकी देखें ना, मुल्क है ये मोंटेविडियो कन्वेंशन हुआ था यूरुग्वे में 1933 में, और उसमें ये हुआ था कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड अ स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, जो मुल्क उसमें शामिल हुए थे उस वक्त सारे ये, लेकिन डेफिनेशन यही चलती है अभी तक यही डेफिनेशन चलती है कि एक रियासत क्या होती है। तो उसमें फिर 4-5 बातें हैं। उसमें यह है कि इट्स करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये है कि
4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम देखें बिल्कुल, अगर हम थोड़ा सा इसको स्लाइड को मूव करें तो हमें लेफ्ट हैंड पे ये नीचे नज़र आएगी हमें इसमें कि इसमें 4 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। उसमें एक तो ये कि स्टेट जो है मस्ट हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग परमानेंटली विद इन इट्स बॉर्डर। अपने बॉर्डर में वो परमानेंटली रहते हों, लोग हों, एक सरहद हो। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना 4, ये हैं 4 जो हमें बिल्कुल आप समझेंगे राइट पे नजर आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो है, अगर हम पता नहीं जूम इन कर सकते हैं इस स्लाइड को, लेकिन 12 एनीवे, एक तो ये है कि ये स्टेट में कुछ लोग हों जो कि परमानेंटली रहते हों अपने बॉर्डर में। स्टेट मस्ट हैव अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, उसकी टेरिटरी होनी चाहिए। स्टेट मस्ट हैव अ गवर्नमेंट, एक हुकूमत होनी चाहिए जिसका कंट्रोल हो ओवर इट्स टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, और नीड्स टू बी एबल टू कम्युनिकेट डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली विद अदर स्टेट्स। तो ये जो है, ये तो सारी ही चीज़ें जो हैं ये आज पूरी होने जा रही हैं। ये ज़हन में रखें कि फ़र्क क्या पड़ेगा इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें अल्टीमेटली तो सिक्योरिटी काउंसिल ने करना होता है ना, सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करे, जनरल असेंबली के 2/3 अप्रूव करें, सिक्योरिटी काउंसिल में कोई वीटो ना करे। अमेरिका तो अभी तक वीटो कर रहा है फ़लस्तीनी रियासत। नेतन्याहू ने पिछले 24 घंटों में कहा है कि रिवर जॉर्डन के वेस्ट में कोई रियासत नहीं होगी इसराइल के अलावा, यानी फ़लस्तीन में ना मगरबी किनारा होगा ना गज़ा होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ पर उसने ये कहा है कि नेतन्याहू ने कि जॉर्डन रिवर के वेस्ट में कोई मुल्क नहीं होगा, सिर्फ इसराइल होगा। अच्छा, अब ये जो बात उसने कर दी है आज, ये बात जाहिर है कि अब एक ऐसा वक्त आ रहा है जहाँ पर तख्ते वाली बात है उसके लिए भी। तो ये बात जहन में रखें कि अगर फ़र्ज़ करें रियासत एक तस्लीम हो जाती है जी, और वो उसको जनाब वीटो कर दिया अमेरिका ने, तो उसकी हैसियत नहीं में मुल्कों ने रिसीव कर लिया। पहली बात तो ये कि जितने मुल्कों में, जैसे अभी फ्रांस में हो रहा है, यहाँ पे फ़लस्तीनी मंदूब मौजूद हैं, उनको सफ़ीर का दर्जा मिल जाएगा। जैसे पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर हैं। ये जब ऐलान हुआ था ना, जब ये नवंबर 83 में यासिर अरफात ने ऐलान कर दिया था, तो अल्जीरिया में थे यासिर अरफात, उन्होंने ऐलान कर दिया था फ़लस्तीनी रियासत। तो फ़लस्तीनी रियासत को उन्होंने ऐलान कर दिया था, चंद मिनटों में अल्जीरिया ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। पहला मुल्क अल्जीरिया था जिसने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की थी। ठीक है, यासिर अरफात ने कहा, और उसके बाद अगले चंद दिनों में एक मुल्क, दूसरा मुल्क, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक साल के अंदर 78 मुल्कों ने दुनिया के एक्सेप्ट कर लिया था फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत। ठीक है, ये मैं आपसे 80s की बात कर रहा हूँ, 80s की, 83, 84, ये उस ज़माने में जब एग्ज़ाइल फ़लस्तीनी रहनुमा एग्ज़ाइल में थे। तो इन्होंने नवंबर 83 में वो ऐलान किया, और साथ ही अल्जीरिया पहला मुल्क था जिसने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। आज 150 मुल्क कर चुके हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा? पहली बात तो ये कि जितने वहाँ पे मंदूब है वो सफारतखाने बन जाएंगे। अभी आपने देखा ना कि वो बरतानिया में झंडा लहराया जा रहा है, वो पेरिस के अंदर झंडा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर अब वो एक रियासत, कोई माने ना माने, मैं एक मुल्क के तौर पर फ़लस्तीन को मान रहा हूँ। अब सबसे बड़ा ख़तरा क्या है इस वक्त? सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ये अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सिनाई में जो इजिप्शियन आर्मी है उसकी बड़ी जो सैटेलाइट इमेजेस पे बड़ी डिप्लॉयमेंट नज़र आ रही है। और इसराइल का और अमेरिका की असेसमेंट ये है कि, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि इजिप्ट जो है वो दूसरा मुल्क है जिसके पास प्रॉपर चाइनीज़ वेपन्स हैं। चाइना जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इजिप्ट के पास है, और इजिप्ट के पास है, और इजिप्ट के जो वेपन्स के साथ और रडार सिस्टम के साथ उनकी बहुत बड़ी तादाद में उनकी जो फ़ौज है वो सिनाई में खड़ी है इस वक्त। और ये वो हैं, ज़हन में रखें, इजिप्ट जिन्होंने, और आज उन्होंने अपने एक एक्टिविस्ट को भी रिहा कर दिया। तो वो जो है वो एनीवे, तो ये वहाँ पर जो है ये इन्होंने, ये HQ-9B सिस्टम्स के साथ वहाँ पे फ़ौज इनकी मौजूद है। और ये जो है ये इसराइल को, ये जो इजिप्शियन आर्मी है ना, इनके लिए बहुत एक तरने वाला है इस वक्त, तरने वाला। अगर ईरान कर सकता है तो इनकी इजिप्शियन आर्मी तैयार है, और वो तैयार है बिल्कुल इसलिए कि वो खुद ही करे, वो गेम कर जाएंगे। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। वक्फे पे जाने से पहले मैं चंद लम्हात दूंगा, फिर मैं वक्फे पे जाएंगे। हुआ ये है कि उनका एक तनाज़ा चल रहा था इथोपिया के साथ।
और मैं पहले इसको बहुत ज़्यादा इसको मैं डिस्कस कर चुके हैं, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात भी कर चुके हैं। और वो था ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम का। ये दरियाए नील दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये हमें ऐसा लगता है कि इजिप्ट से आता है और फिर नीचे आके गिरता है, क्योंकि हम नक्शे को तो ऐसे देखते हैं ना कि जैसे ऊपर से भी नीचे चीज़ आ रही है। नक्शा तो ऐसे है, दुनिया तो फ्लैट है, तो हम देखने में हमें लगता है कि वो शायद ऊपर से दरिया शुरू होता है इजिप्ट से और नीचे फिर सूडान में आता है, फिर सूडान से इथोपिया में जाता है। ऐसा नहीं है, ये निकलता है इथोपिया से और ऊपर जाता है। दुनिया फ्लैट है ना, तो इसको नॉर्थ और ऐसे ना समझेंगे ऊपर से टपक रहा है पानी और नीचे इथोपिया तक जा रहा है। ये नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाता है। तो इजिप्ट इसके दूसरे एंड पे है, यानी शुरू इथोपिया से, और अब यहां जनाब एक डैम बन गया। ये दुनिया का 10वां बड़ा डैम है, और 10वां बड़ा डैम है, और इसके और इनके और सूडान के और इजिप्ट के ताल्लुकात खराब हो गए दरमियान में, और इतने खराब हो गए जंग तक मामला पहुंच गया। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने एक और जंग खत्म करवा दी, और वो इथोपिया और इजिप्ट के दरमियान एक और जंग मैंने खत्म करवा दी। और ये मैं आपको सिर्फ बता दूं कि इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इजिप्ट को उन्होंने देखा ना, क्योंकि इथोपिया का ये जो डैम है इसमें इन्वेस्टमेंट चाइना की है। सही। तो इन्होंने जब ये पहली टर्म में भी आए तो इन्होंने इजिप्ट को कहा कि इसको धमाके से उड़ा दो, बम से उड़ा दो। ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कोट कर रहा हूँ फ्रांस 24, ये 23/10/2020 का। ट्रंप सजेस्ट इजिप्ट मस्ट ब्लो अप इथोपिया डैम। उड़ा दो, मुका दो उसको, बम से धमाके से उड़ा दो उसको। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा, ये कल की फिर बात है ना, ट्रम्प सेज कि ही सक्सीडेड इन अवर्टिंग पोटेंशियल वॉर। लेकिन इससे पहले 2020 में उन्होंने कहा था ब्लो अप कर दो। उसके ऊपर इथोपिया के रिएक्शन, वॉइस ऑफ अमेरिका 23rd स्लाइड कि इथोपिया ब्लास्ट ट्रम्प्स रिमार्क्स दैट इजिप्ट विल ब्लो अप डैम। उनका डैम, और अब ये बन चुका है, जब जितनी देर में प्रेसिडेंट ट्रंप की वापसी हुई है तो ये डैम बन चुका है, लेकिन उसमें पानी ज़्यादा ज़ख़ीरा हो रहा है। उसके नतीजे में इजिप्ट को ये है कि भाई हमारी काश्तकारी, हमारे मसले मसाइल, तो एक टेंशन दोनों मुल्कों में है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कि मैं इथोपिया पे प्रेशर डालता हूँ तो तुम गजा के ऊपर से अपना स्टांस पीछे लो, ये गेम हो रहा है इजिप्ट के साथ। इजिप्ट इस गेम में नहीं आ रहा, इजिप्ट इस खेल में नहीं आ रहा कि इस वो होता है ना, जो है वो कहते हैं कि आप जो है वो हमसे वो ये मामला तय करें, गजा का मामला, और फ़लस्तीनियों के लिए खोलें, सनाई का सहरा, इधर उधर निकले। ये वो था बीच में, और हम उधर से इथोपिया के साथ ऐसी तैसी फिरते हैं। सूडान में आँख मारते हैं किसी को तो सूडान इथोपिया के अंदर पड्डा होता है। ब्लो अप द डैम, आपका अंदाजा लगा, डैम को ब्लो उड़ा दो। यहाँ तक मामला जो है वो जैसे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ा दिया था ना। तो अब वक्फा लें, फिर बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि अभी मज़ीद जंगें होंगी। मज़ीद जंगों का अंदेशा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़े वाक़यात हो रहे हैं, और ये पूरा ऑर्डर, डिसऑर्डर, केओस, इसमें जो है वो मतलब अल्लाह करे ना हो, लेकिन बहरहाल फ़ौजें, डिप्लोमेसी, सरहदें, ये एयरपोर्ट्स पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। यूक्रेन की जंग कहाँ गई हमें नहीं पता। अच्छा, मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ। ये सिट्रस फल होते हैं ना जी, जो जिनमें कोई तुरशी होती है थोड़ी सी, जैसे लीमू है या संगतरा है या इस तरह के मुख्तलिफ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ इंडिया में, हमारे यहाँ यूरोप से वो ख़ास किस्म के जो है ना, एक सुर्ख रंग के ख़ास किस्म के ये सिट्रस फल लाते थे यूरोपियंस ना। तो वो जिस मुल्क से लाते थे उस फल का नाम उसी मुल्क के ऊपर पड़ गया, माल्टा। माल्टा जो हम कहते हैं ना, माल्टे लेकर आओ, ये माल्टा ही मुल्क है। अच्छा, उस मुल्क से चूँकि लाते थे तो वो एक ख़ास किस्म का वो ये माल्टा नाम पड़ गया। माल्टा भी आज जो है वो एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है यूरोप का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ माल्टा क्यों कहते हैं वो सिट्रस फल को, क्योंकि वो यूरोप के लोग लेकर आते थे और वो जो है वो वहीं से नाम निकला है। तो माल्टा भी आज मानने जा रहा है, तस्लीम करने जा रहा है जो रियासत फ़लस्तीन है उसको। अच्छा, इसमें जो बात है ना वो ये है कि मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये भी, क्योंकि आप अब मुख्तलिफ मुल्क फ़लस्तीन को रियासत मान के उसके साथ मुआहदे कर सकते हैं। सबसे आम इसका ये नुक्ता है कि एक उनके साथ एक मुख्तलिफ मुल्कों ने, देखें 90 की दिहाई में कहीं जाके अक़वाम मुत्तहिदा, नहीं 90 की दिहाई में भी नहीं, ये उसके भी बाद ये
ये मेरे ख्याल से 2010-11 में कहीं इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था पैलेस्टीनियंस को। पूरी दुनिया ने मान लिया था लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था अक़वाम मुत्तहिदा का। अगर कंप्लीट सफारतकारी हो जाती है तो ये रियासतें फिर उनके साथ इंडिविजुअल ट्रीटीज़ कर सकती हैं फ़लस्तीनी रियासत के साथ। उनको अमेरिका माने ना माने जो भी उनके साथ एक ट्रीटीज़ हो सकती हैं, बायलैटरल ट्रीटीज़ हो सकती हैं और उनके साथ एक मुआहदे कर सकते हैं मुख्तलिफ मुल्क। और उनके साथ जो है वो कई मुल्क ऐसे हैं ना जिनको नहीं मानता अक़वाम मुत्तहिदा कि वो मानता है नहीं मानता, लेकिन वो हकीकत उनके तो जो मुल्क मानते हैं वो उनके तो मुआहदे करते हैं। जो आर्मीनिया को मानता है अक़वाम मुत्तहिदा, हम नहीं मानते जी, तो हम नहीं करते मुआहदे। हम जिनको मानते हैं अज़रबैजान उनके साथ करते हैं। इस तरह से होता है ना। तो ये है कि फ़लस्तीनी रियासत के साथ मुख्तलिफ ममालिक जो तस्लीम कर लेंगे वो मुआहदे कर सकते हैं। अभी जो अलायंस बनने जा रहा है, जो फैलेगा, खुद ब खुद फैलेगा, ये मैं आपको बताऊं, उसकी वजूहात ये हैं कि आज सबसे सख्त वार्निंग ये जो मगरबी किनारे के ऊपर पहली वार्निंग थी ना एनेक्सेशन के हवाले से कि इसराइल एनेक्स, तुम मगरबी किनारे की तरफ देखना मत, सोचना भी मत, तो ये गई थी यूएई की तरफ से। उसके बाद ये सारे मगरबी मुल्कों ने आज दे दी और आज बड़ा खूबसूरत मजमून है उनकी जो नई उनकी जो डेविड लेमे की जगह जो फॉरेन सेक्रेटरी आई हैं बरतानिया के, उन्होंने ऑपेड लिखा है 15 तक हम दिखा सकें। ये जो कूपर हैं सेक्रेटरी कूपर, डिसीजन टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन इज़ बॉर्न ऑफ अर्जेंसी एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो उनकी नई जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये मजमून, ये उनका तहरीर करदा मजमून है। अच्छा, तो इस सेक्रेटरी कूपर जो हैं उन्होंने फिर ये वार्न किया इसराइल को कि रिटेलिएट मत करना और इसके बाद जो है वो एनेक्सेशन की तरफ ध्यान और भी सोचना भी मत कि एनेक्सेशन होगी और आप ये मगरबी किनारे की तरफ जाएंगे। एरिया मुख्तलिफ जो एरिया है इनके, एरिया ई और एरिया ए बी सी, काफ़ी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद तो हैं, सेटलमेंट्स मौजूद हैं, 45 साल से गैर कानूनी आबादियाँ हैं। अगर आप फ़लस्तीनियों को गज़ा से कह रहे हैं कि हम उठा के बाहर निकालेंगे, तो इनको क्यों नहीं निकालेंगे? वो तो अपनी ज़मीन पर बैठे हैं, ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं जी, ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं इंतहा पसंद? तो इनको फेंके ना उठा के, इनको बुलडोज़र के तहत उठाए ना इनकी, आप इनको किसी सोमाली लैंड में ले जाके इनको फेंके ना, इनको क्यों आपने यहाँ बैठाया हुआ? अगर आप ये बात फ़लस्तीनियों के बारे में कर रहे हैं तो उनकी तो ज़मीन है। तो ये जो है ये आज जो एक मैसेज गया है वो मैसेज बड़ा है, जो मैं 17 हार्ट्स यूके जर्मनी से इजराइल मस्ट नॉट एनेक्स वेस्ट बैंक। ठीक है ना, तो एक सख्त बात गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेट मैसेज है वो जिस मुल्क का गया है वो सऊदी अरेबिया है। इससे पहले यूएई की तरफ से बात हुई थी और सऊदी अरेबिया की तरफ से बात हुई है। सऊदी अरेबिया ने कहा रेड लाइन है ये मगरबी किनारे की, क्योंकि नेतन्याहू ने सुबह कहा ना ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। सऊदी अरेबिया का जो मैसेज है ना वो बड़ा स्ट्रेट है कि ये मतलब ऑलरेडी रेड लाइन तो सारी क्रॉस हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि अच्छा इसमें एक और बात भी है, अगर फ़लस्तीनी रियासत को मान लेते हैं ना तो बहुत से मुल्क फिर उस रियासत में एंटर होंगे कि ये तो हम इस रियासत को तस्लीम करते हैं और इसराइल वहाँ पर अभी भी ये भी बात चल रही है कि शायद उन पर अटैक ना कर सके, उनको रोक ना सके, क्योंकि हम मान रहे हैं इस रियासत को, हमारा एग्रीमेंट हो गया है उस रियासत के साथ, हम मान रहे हैं, हम ट्रक खुलवा रहे हैं, रास्ते क्रॉसिंग्स खुलवा रहे हैं। तो ये मामला जो है ये कहीं पर किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना अगर ये जो इसराइल का ख्याल है कि रूल्स आर फॉर द फूल्स, तो ये ख़ुद सबसे बड़े जो है ना ये जो है ये किसी और दुनिया में रहते हैं। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब ये जो लेटर कहीं से आया है फौरी तौर पे, ये ऐसे ही हवा में नहीं आ गया अचानक कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हमास ने दे दिया, ये तैयारी हो रही होगी ना पीछे। तो वो हमास की तरफ से भी लेटर आ गया है कि जी अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा फौरी तौर पर, क्योंकि देखें रियासत को तस्लीम करना अपनी जगह है, पहले सबसे पहले तो ये जंगबंदी होनी चाहिए। ये जो आज इजलास हो रहा है सबसे पहले तो ये किसी तरह जंगबंदी करवाएं, वहाँ फ़लस्तीनी मर रहे हैं गज़ा में, पहले तो उन खाना पीना पहुँचाएंगे तो रियासत बनेगी ना बाद में, और रियासत खाली अचार डाल रहे हैं जो लोग मर रहे हैं वहाँ पे और वो कत्ले आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आज जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया का, और आइसोलेशन में खड़ा है इसराइल और एक अमेरिका का भी, देखें पूरा अरब ममालिक के रहनुमा मिलने जा रहे हैं, एक इकट्ठे भी मिलेंगे, एक अलग अलग भी मुलाकात होगी सबकी, कुछ लोगों की, उसका फाइनल कल तक आ जाएगा पूरा उनका जो शेड्यूल है। लेकिन यह कि उससे पहले हमास का आ जाना ख़त, यानी कतर के
आप सोचे ना कतर के और अर्दोगन के और बाकी लोगों से, तैयब अर्दोगन साहब, बाकी सारे लोगों से मुलाकात से पहले ही हमास का एक उनके पास खत पहुंच जाना कि ये पेशकश है, और ये वही पेशकश है जिसके ऊपर जो है वो अमेरिका और स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि मैं इसके ऊपर ट्वीट करूंगा और मैं करूँगा। पता है ट्रम्प साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है चलें, आप रियासत मान रहे हैं, मैं ये सीज़ फायर करवाता हूँ। तो ऐसा कुछ अभी जो है ये जो प्रेशर है पूरी दुनिया का, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और दुआ है कि कोई अच्छी खबर आए और अल्लाह ताला ये मज़ीद जंगें होने से रोके। लेकिन ये कि जो एक ओवरऑल माहौल है ना पूरी दुनिया का, और ख़ास तौर पे चाइना यूरोप में पहुंच गया है, मेरे ख्याल ये एक हिस्टोरिकल है, ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन वेस्ट की स्टार्ट होने जा रही है लगता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।